हाय गाइज, नमस्कार। सक्सेस पॉइंट में पुनः आप सभी दोस्त का हार्दिक अभिनंदन है। तो आइए दोस्त, आज हम लोग पुनः पढ़ेंगे बैक टू बैक क्लास 8 के सब्जेक्ट साइंस से रिलेटेड जिस चैप्टर का नाम है मटेरियल अर्थात पदार्थ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं बार बार हर वीडियो में आपको कहता हूँ कि अंत तक इस वीडियो को देखेंगे आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिकल के साथ मैं प्रयास करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का मैं प्रयास करूँ, क्योंकि दोस्त कोई भी काम प्रैक्टिकल सबसे मोस्ट है। अब कितना हो पढ़ाई कर ले, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बेस्ट होना चाहिए सर दोस्त। अगर आपके पास प्रैक्टिकल है हर विषय में, हर क्षेत्र में, अगर प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे मोस्ट और वेरी वेरी मोस्ट है दोस्त। तो आइए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक छोटा सा समरी है। धातुओं को पीटकर चादर के रूप में बदलने का गुण अघात वर्धनीय कहलाता है। एक बार और ध्यान से सुनिएगा। धातुओं को पीटकर चादर के रूप में बदलने का गुण अघात वर्धनीय कहलाता है। धातु को पीटकर चादर के रूप में दोस्त, जैसे कि सोनार जो होते हैं, धातुओं क्या करते हैं, पीट कर और चादर के रूप में क्या करते हैं, उसको परिवर्तित करते हैं। उसके बाद से एक और है, धातुओं को तारों के रूप में खींचने का गुण तन्यता कहलाता है। अर्थात दोस्त कोई भी धातु हो, उस धातु को तारों के रूप में, अर्थात जो भी हमारे पास जो तार होते हैं उस तार को आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। धातुओं को क्या कर सकते हैं, तारों के रूप में अपने तरफ खींचना है दोनों को। ठीक है दोस्त, दोनों हाथों से उस धातु को क्या कीजिए, खींचिए। और जब खींचेंगे तो तार के रूप में क्या होंगे, खींचेंगे, दोनों तरफ जाएंगे, दोनों विपरीत दिशा में जाएंगे जब, तो वो हमारा क्या है, तन्यता है। आगे, चमकीले, कठोर, ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक पदार्थ। एक बार और ध्यान से सुनेंगे। चमकीले, कठोर, ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक पदार्थ धातुएं कहलाते हैं दोस्त, यानी मेटल्स कहलाते हैं। जो चमकीले हो, कठोर हो, ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक जो होंगे उसे धातुएं कहेंगे। एक और समरी में, कम चमकीले, ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक पदार्थ। कम चमकीले अर्थात इससे पहले वाले में थे ज़्यादा चमकीले थे, अब इसमें सेम वही विपरीत हैं। इसमें कम चमकीले और इसमें क्या है, ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक पदार्थ हैं। सेम प्रोसेस वही है, बट उसमें क्या है, चमकीले ज़्यादा हैं, उसमें कठोर है, और इसमें क्या, कठोर नहीं है, इसमें कम चमकीले हैं। ऊष्मा, धातु में भी ऊष्मा था और विद्युत के सुचालक था, बट इसमें भी ऊष्मा और विद्युत के सुचालक हैं, बट इसमें क्या क्या नहीं है, चमकीले कम है और कठोर नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे, अधातुएं। आगे है गायन, ध्वनियाँ उत्पन्न करने का गुण। अर्थात जो भी हम संगीत वाद्य करते हैं या जो भी ध्वनियाँ निकलती है, कोई धातु पीटते वक्त उसकी ध्वनियाँ हो, या डीजे या साउंड की ध्वनियाँ हो, या कोई भी वस्तुओं का गिरते वक्त उसकी जो ध्वनियाँ हो, या कोई जानवरों का जो आवाज़ निकल रहा है वो ध्वनियाँ, उसे क्या कहेंगे, ध्वनिक। ठीक है दोस्त,
तो ये हमारा था समरी। आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, पढ़ते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं फिर। किसी भी देश की समृद्धि किसी भी देश की समृद्धि उस देश द्वारा उत्पादित की जाने वाली धातुओं और अधातुओं की संख्या पर निर्भर करती है। किसी देश का धन संग्रहित सोने की मात्रा द्वारा मापा जाता है। गुणों के आधार पर तत्वों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, धातुएं तथा अधातुएं। कोई भी देश हो दोस्त, उनको समृद्ध बनाने के लिए उस देश द्वारा उत्पादित की जाने वाली जो भी धातुएं और अधातुएं हैं उनकी संख्या पर निर्भर करती है दोस्त। उसी को हमने क्या किया, दो वर्गों में बांटा, एक तरफ धातुएं और दूसरी तरफ अधातुएं। आगे है धातु शब्द सुनने पर आपके मस्तिष्क में कौन से पदार्थ आते हैं? आप सोडियम, कैल्शियम तथा पारे के बारे में तो नहीं सोचते हैं, बल्कि आप संभवतः लोहा, तांबा, जस्ता के बारे में ही सोचते हैं। ये सभी तत्व धातुएं वास्तव में अभी तक पहचान किए गए 115 तत्वों में से 90 धातुएं हैं। आगे वैज्ञानिकों के अनुसार धातुएं वे तत्व होती है जिनके कुछ निश्चित गुण होते हैं। अर्थात वैज्ञानिकों ने कहा कि धातुएं वे तत्व होती है जिनके कुछ क्या होते हैं, निश्चित गुण होते हैं। उदाहरण के लिए धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। अपनी रासायनिक क्रियाविधि के अनुसार धातुएं यौगिक बनाने के लिए बंधन बनाते समय इलेक्ट्रॉनों को निकालती है, इसलिए अधिकांश धातुएं धनात्मक आयन बनाती है। अधातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की हीन चालक होती है। यानी जो अधातुएं होती है ऊष्मा तथा विद्युत की हीन चालक होती है। धातुएं यौगिक बनाने के लिए बंधन बनाते समय इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी अथवा प्राप्ति करती है, इसलिए अधातुएं सामान्यतः ऋणात्मक या ऋणायन बनाती है। धातुएं जो थी वो क्या थे, धनायन थी, बट वही प्रोसेस, बट इसमें क्या सीधे विपरीत, उसमें धातुएं धनायन बनाती थी और इसमें ऋणायन बनाती है। आइए धातुओं की उपस्थिति, यानी उनकी उपस्थिति क्या है। धातुओं की उपस्थिति की अवस्था, कुछ धातुओं की प्रकृति अक्रियाशील होती है और वे जल्दी से दूसरे तत्वों के साथ संयोजन नहीं करती है। ये धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सोना, प्लेटिनम, चांदी तथा तांबा ऐसी धातुओं के उदाहरण है। अर्थात उपस्थिति के स्थान, भूपटल, धातुएं मुख्य रूप से भूपटल में पाई जाती है। आइए आगे से ऐसा ही प्रोसेस है, देखेंगे हम लोग। ध्यान से देखेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्त। आगे एक शब्द आपको मिलेगा अयस्क। दूसरी तरफ अयस्क क्रियात्मक धातुएं होती है जो संयोजित अवस्था में खनिज के रूप में पाई जाती है। वे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है अयस्क कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लोहे को लिमोनाइट तथा हेमेटाइट नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है तथा सीसा को गैलिना नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है। इस लिमोनाइट, हेमेटाइट और गैलिना, इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए सबसे मोस्ट और वेरी वेरी मोस्ट है। आपको हाई स्कूल में भी मिलेगा, 9th और 7th क्लास में, नीचे क्लास में भी आपको मिलेगा कि अधात्री और गैंग क्या है। हाई स्कूल का सबसे मोस्ट है अधात्री और गैंग क्या है। ठीक है दोस्त, तो इसको ध्यान से देखिएगा। आगे है प्राप्त किया जाता है तथा सीसा को गैलिना नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है। भूमि से निकलने वाले अयस्कों के अक्सर अवांछित मृदा तथा सैल मिले रहते हैं जिन्हें अधात्री या गैंग कहते हैं। कह रहा है कि जिन अयस्कों में अक्सर अवांछित मृदा, जो मृदा होते हैं
जो मृत पदार्थ होते हैं या सेल मिले रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अधातु या गैंग कहते हैं। कभी कभी तो गैंग धोने से निकल जाते हैं, लेकिन सामान्यतः इसके लिए अधिक जटिल तरीकों जैसे प्लवन की आवश्यकता होती है। अशुद्ध अयस्क को बारीक कूट लिया जाता है तो विशेष झाग वाले घोल में डाल दिया जाता है। शुद्ध कण झाग के साथ बहकर अलग हो जाते हैं तथा अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है। ये आपका हुआ अधात्री और गैंग के माध्यम से हम इसको क्या करते हैं, अलग करते हैं। जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, बहकर अलग हो जाते हैं, और जो अशुद्ध होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। आगे है अधातुओं की उपस्थिति, यानी धातुएं कहाँ हुए और उसके बाद से अधातुओं की उपस्थिति कहाँ पे है। तो ध्यान से देखिएगा इसको और आगे बढ़ते हैं। आगे धातुओं के सामान्य भौतिक गुण, यानी धातुओं के जो सामान्य और भौतिक गुण है कैसे है, आइए इसके बारे में चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, धातुओं के सामान्य भौतिक गुण। धातुओं का गलनांक उच्च होता है, किंतु सोडियम तथा पोटेशियम का गलनांक निम्न होता है। धातुओं का घनत्व उच्च होता है, केवल सोडियम तथा पोटेशियम जल से हल्के होते हैं। दूसरा नंबर। तीसरा है धातुएं खनिज होती है, उनको ठक ठकाने पर मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए इनका उपयोग घंटियां बनाने के लिए किया जाता है। वाद्य यंत्रों में धातुओं के तारों का उपयोग किया जाता है। चौथा नंबर। धातुएं चमकदार होती है, अर्थात उनमें धात्विक चमक होती है। उनके चमकदार रूप के कारण जेवरों तथा सजावटी वस्तुओं बनाने में उनका उपयोग किया जाता है, जैसे सोना तथा चांदी। पाँचवें नंबर। धातुओं का रंग सामान्यतः रजत अथवा धूसर होता है। सोना तथा तांबा ही उसके अपवाद हैं। सोने का रंग पीला, जबकि तांबे का लालमे लिए भूरा रंग होता है। छठवां नंबर। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती है, इसलिए वे सामान्यतः परिस्थितियों में अपने आकार को बनाए रखती है। सिर्फ 6 तत्व गैलियम, पारा, सीजियम, ब्रोमेन, अनबियम तथा फ्रांसियम जो हैं इनके है ये अलग होते हैं दोस्त। तो हमने ये पढ़ा धातुओं के सामान्य भौतिक गुण। अब आगे पढ़ेंगे धातुओं की अपेक्षा क्रियाशीलता। तो आइए इसको पढ़ते हैं। धातुओं की अपेक्षित क्रियाशीलता। धातुओं की वायु, जल तथा तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया विभिन्न डिग्री की प्रबलता अथवा ओज शक्ति के साथ होती है। जैसे जल के साथ अभिक्रिया रिएक्शन विथ वाटर, अर्थात हमने जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो कैसा होता है ये देखते हैं। अधिकांश धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। सोडियम तेजी से ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन बनाता है। आइए सोडियम का संकेत Na अर्थात सोडियम प्लस H2O यानी जल, ये जल का सूत्र है। उसके बाद से हमारा, अब देखिए ये जो हमारा 2 है, आइए इसको विस्तृत से पढ़ेंगे हम लोग। मैं प्रयास करूंगा कि आप ध्यान से देखिएगा इसको। Na अर्थात सोडियम, उसके बाद से H2O अर्थात जल, ये जल का सूत्र है दोस्त। अब ये देखिए इसमें एक और आपका प्रश्न उठता है कि अभिकारक किसे कहते हैं दोस्त।
तो ध्यान से सुनेगा, जब दो या दो से अधिक तत्व, जब दो या दो से अधिक तत्व या एक से अधिक तत्व जब आपस में क्रिया करते हैं, क्या करते हैं, जब आपस में क्रिया करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं दोस्त, अभिकारक। ध्यान से सुनिएगा एक बार और, जब दो या दो से अधिक तत्व या एक से अधिक तत्व जब आपस में क्रिया करते हैं तो उसे अभिकारक कहते हैं। सेम प्रोसेस। अब देखिए आगे, ये आपका तीर का निशान है, तीर के निशान के बाद हमारा क्या तैयार होता है, उत्पाद। तो इसमें पढ़ेंगे, जब दो या दो से अधिक तत्व या एक से अधिक तत्व जब आपस में क्रिया करते हैं, क्रिया करने के फलस्वरूप या क्रिया करने के पश्चात एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद। ठीक है दोस्त, आइए आगे। तो हमारे ये Na+H2O, अब उत्पाद में हमारा तैयार हुआ है NaOH, और जल को क्या किया, बाहर कर दिया है, यानी ये तैयार जो हुआ है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा तैयार हुआ है। ठीक है दोस्त, अब इसको हम बैलेंस किए हैं, देखिएगा ध्यान से, बैलेंस देखिए कैसे किया गया है। यहाँ पे उत्पाद में हमारा क्या है, सोडियम, उसके बाद से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यहाँ देखिए तो हमने दो से यहाँ से मल्टीप्लाई करा, गुणा करा दिया है, तो यहाँ पे सोडियम भी दो, हाइड्रोजन भी दो और ऑक्सीजन भी दो। सेम प्रोसेस यहाँ भी सोडियम भी दो हो गए, फिर यहाँ हाइड्रोजन भी दो और दूना 4 हो गए। ठीक है, प्रोसेस ऐसे सेम है। तो यहाँ सॉरी 2 हाइड्रोजन भी यहाँ पे है और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है धातुओं के सामान्य रासायनिक गुण। धातुओं के सामान्य रासायनिक गुण। धातुओं को जब वायु में जलाया जाता है, कर रहा है, जब अधातुओं को वायु में जलाया जाता है तो वे ऑक्सीजन के साथ मिलकर अपने ऑक्साइड बनाती हैं। अधात्विक ऑक्साइडों के जल में विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं, अतः उनकी प्रकृति अम्लीय होती है। जैसे S यानी सल्फर प्लस O2 उत्पाद में तैयार हुआ है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सेम वैसे ही प्रोसेस यहाँ पे है, SO2 उसके बाद से H2O यानी जल, दोनों तैयार किए, उत्पाद में हमारा तैयार हुआ है H2SO3 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है दोस्त, आइए आगे बढ़ते हैं। धातुओं को जब वायु में जलाया जाता है तो वे ऑक्सीजन के साथ संयोग करके अपने ऑक्साइड बनाती हैं। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी जल में उनके विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। आइए देखते हैं। Mg यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, उत्पाद में तैयार हुआ MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इसको बैलेंस किया गया है, तब यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हैं तो हमने यहाँ पे मैग्नीशियम को भी 2 रखा है और ऑक्सीजन ऐसे ही बैलेंस है ऑलरेडी। फिर हमने यहाँ पे एक और रखा है MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जल से जब क्रिया कराया तो ये हुआ MgOH का ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्त, आगे धातुओं की करा कि धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया यानी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एयर। ये देखते हैं इसके बारे में। सोडियम जैसी धातुएं कमरे के तापमान पर, कह रहा है कि सोडियम जैसी धातुएं कमरे के तापमान पर स्वतः वायु में जलकर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे सोडियम का संकेत Na+O2 यानी ऑक्सीजन, अब तैयार क्या हुआ Na2OH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्त, ये हमारा क्रिया तैयार हुआ, देख लीजिएगा ध्यान से। एक बार और पुनः मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस फिगर के माध्यम से धातुओं के सामान्य रासायनिक गुण, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है,
फिर पुनः यहाँ पे धातुओं के सामान्य भौतिक गुण, ये है धातु तथा अधातुओं के प्रमुख गुण, इसको भी देख लीजिएगा, आपके लिए सबसे मोस्ट हो सकता है काम आ जाए। दोस्त मैं ये प्रयास करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझाने का प्रयास करूँ और आप ज़्यादा से ज़्यादा समझें, क्योंकि आपके पास भी या आपके घर के आसपास या आपके घर कोई भाई या बहन हो या स्वयं अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए आने वाले समय में आपको मतलब दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्त, आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया, हेडिंग है तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया, यानी रिएक्शन विथ डिल्यूट एसिड। ठीक है दोस्त, एल्युमिनियम शुरुआत में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कम अभिक्रिया करती है, क्योंकि इसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत रहती है। जब ऑक्साइड की परत धीरे धीरे अम्ल में घुल जाती है तो ताज़ा एल्युमिनियम बाहर आ जाती है तथा अभिक्रिया की गति तेज हो जाती है। आइए समीकरण के माध्यम से समझेंगे। अर्थात Al संकेत है एल्युमिनियम प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों अभिकारक हो गए। अब उत्पाद में है, तीर के बाद उत्पाद में Al2Cl3 यानी एल्युमिनियम क्लोराइड, और उसके बाद से तैयार हुआ हाइड्रोजन। अब देखिए इसको बैलेंस किया गया है। यहाँ पे एल्युमिनियम अगर वो दो दो हटा दे तो सिर्फ एल्युमिनियम 2 थे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 दूना 4 एल्युमिनियम हो गए। तो यहाँ पे उत्पाद अभिकारक में भी तो हमें चाहिए वो, जैसे यहाँ पे अभिकारक आपका है, ये देखिए ये आपका उत्पाद में 2 दूना 4 जब यहाँ पे है एल्युमिनियम, तो आपको यहाँ एल्युमिनियम यहाँ भी 4 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो यहाँ पे एल्युमिनियम कितने हो गए, 4। जब यहाँ 4 तो यहाँ भी कितने हो गए, 2 दूना 4 यहाँ भी हो गए। ठीक है दोस्त, एल्यूमिनियम प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पाद में है Al2Cl3 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन। अभी इसमें आपका है कि तांबा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि मैग्नीशियम तेजी से अभिक्रिया करता है। इन चरम स्थितियों के बीच अन्य धातुएं अलग अलग डिग्री तक अभिक्रिया करती है, जैसे मैग्नीशियम प्लस HCl, ये दोनों अभिकारक हैं। मैग्नीशियम प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उत्पाद में मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन। अब इसमें है आपका देखिएगा खट्टे खाद्य पदार्थ जैसे अचार, दही, चटनी, रसेदार सब्जी एल्युमिनियम तथा लोहे के बने रसोई के पात्रों से या रसोई के बर्तनों से अभिक्रिया करते हैं तथा विषैले लवण बनाते हैं। इसलिए इनका भंडारण करने के लिए लोहे तथा एल्युमिनियम के बर्तनों का अधिक उपयोग नहीं किया जाता है दोस्त, यानी इनका उपयोग हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इनका जो पात्र होता है वो सेम वही प्रोसेस ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, आगे है इसमें सोना तथा प्लेटिनम वायु, जल तथा अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, इसलिए वे उत्कृष्ट धातुएं कहलाती है तथा इनका उपयोग जेवर बनाने के लिए किया जाता है। आगे हेडिंग संक्षारण। संक्षारण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा धातुएं खराब हो जाती है तथा किसी उपयोग की नहीं रहती है, उसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। आर्द्रता, ऑक्सीजन तथा वायुमंडल में पाई जाने वाली अन्य गैसों की अभिक्रिया के कारण धातुओं का परत दर परत खराब होते
जाना संक्षारण कहलाता है। धातुओं को यदि नम वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो वे विशेषतः बरसात के मौसम में तो वे तेजी से संक्षारित हो जाती है। संक्षारण से भारी ध्वनि या भारी हानि होती है। आगे है लोहे का संक्षारण, उसके बाद से है एल्युमिनियम का संक्षारण। आइए लोहे का संक्षारण देख लेते हैं, इसके बारे में ध्यान से देखेंगे इसको। उसके बाद से है एल्युमिनियम का संक्षारण। आइए इसको भी देखते हैं। एल्युमिनियम के संक्षारण के बाद से है तांबे का संक्षारण। उसके बाद से है चांदी का संक्षारण। ध्यान से देखते जाइएगा और नोट करते जाइएगा, नोट भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चांदी का संक्षारण। उसके बाद से धातुओं को जंग लगने से बचाना, यानी जो धातुओं का जंग लगता है उन किसके कारण हम बचाते हैं, ये आइए देखते हैं। अन्य धातु की परत चढ़ाना, जैसे 1 नंबर में है जस्ता चढ़ाना या गैल्वेनीकरण। जो जस्ता चढ़ाते हैं उसका गैल्वेनीकरण या साफ सफाई कैसे करते हैं। उसके बाद से अगला हेडिंग धातु मिश्रण या मिश्रण की धातु। आगे है एनोडीकरण, यानी एनोडीकरण कैसे करते हैं। तो विद्युत अपघटनी प्रक्रिया के माध्यम से हम एल्युमिनियम जैसी धातु के उसके ऑक्साइड की एक पतली परत चढ़ाई जाती है, उसको हम एनोडीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्त। ध्यान से देखेंगे इसको और नोट करते जाएंगे। ये आगे बढ़ते हैं। आगे है इसका कलई करना और विद्युत लेप करना। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है, कि कलई कैसे करते हैं, उसकी लेप कैसे चढ़ाएंगे। आइए उसके बाद से अगला हेडिंग पेंट रंग की परत चढ़ाना। ग्रीस अथवा तेल की परत चढ़ाना। उसके बाद से है सामान्य धातुओं के उपयोग, यानी सामान्य धातुओं का जो उपयोग हम करते हैं, किस किस काम का उपयोग इसमें आएगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो है हमारे धातु का उपयोग है, उस धातु के उपयोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए, इसमें सभी धातु हैं, इन सभी धातुओं का उपयोग क्या है, कैसे उपयोग करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग है तांबा अर्थात कॉपर। इसके बारे में पढ़ते हैं। तांबा का संकेत होता है, यानी कापर का जो संकेत होता है Cu। आइए तांबे के बारे में हम पढ़ेंगे। तांबे का रंग आकर्षक लाल नारंगी होती है। तांबे का जो रंग होता है आकर्षक लाल नारंगी होता है। इसे पीट कर आसानी से पतली चादरें तथा जटिल संरचनाएं बनाई जा सकती है।
साथ ही इसके तार भी बनाए जा सकते हैं। इस पर मौसम के प्रभाव से जल्दी जंग नहीं लगती है और न ही इसकी चमक खत्म होती है। जेवर, आभूषण, पात्र तथा रसोई के बर्तन आदि कुछ ऐसी वस्तुएं जो तांबे से बनती है। तांबे का खास तौर पर खाना पकाने के बर्तनों के लिए उपयोग होता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक है। ऊष्मा का सुचालक कौन सा भाई? तांबा यानी कॉपर। यह विद्युत का भी सुचालक है तथा अधिकांश तांबे का उपयोग विद्युत उपयोग में किया जाता है। विद्युत उपयोग के तारों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तांबे की कीमती मिश्र धातु भी बनता है। जो तांबे की मिश्र धातु बनती है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है तांबे का। जस्ते के साथ मिलकर पीतल तथा टीन के साथ कांसा ये दोनों तांबे से अधिक कठोर होती है। निकिल की मिश्र धातुओं का उपयोग सिक्के बनाने के लिए किया जाता है। अगला हेडिंग है क्रोमियम। क्रोमियम का संकेत Cr। क्रोमियम का सबसे अधिक उपयोग अन्य धातुओं के साथ मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। इसे निकिल के साथ स्टील में मिलाया जाता है। इससे जंगरोधक स्टेनलेस स्टील प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग हम छुरी, कांटों तथा रसोई के अन्य बर्तनों को बनाने के लिए करते हैं। क्रोमियम का सबसे प्रचलित उपयोग निकिल, स्टील तथा जिंक जैसी धातुओं पर पतली सुरक्षात्मक परत चढ़ाने का है। क्रोमियम की परत कठोर होती है तथा चमकती रहती है क्योंकि इसमें अन्य धातुओं की भांति जंग नहीं लगती है और न ही यह बदरंग होती है। क्रोमियम क्रोमियम के बाद है लोहा यानी आयरन। आइए आयरन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शुद्ध लोहे को आकार दिया जाता है और आसानी से जोड़ा जा सकता है। इसे आसानी से चुंबकित किया जा सकता है तथा इसका उपयोग विस्तृत रूप से चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। स्टील लोहे की एक मिश्र धातु है जिसमें थोड़ी मात्रा में कार्बन तथा कुछ अन्य धातुएं भी होती है। इसका उपयोग बड़ी संरचनाओं, मोटर गाड़ियों, रेलों तथा जहाज़ों को अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। आगे है टीन। इस धातु की सबसे परिचित उपयोग केन, डिब्बों के लिए टीन की चादरें बनाना आवश्यक है। टीन की चादर पतली स्टील की चादर होती है जिसको पिघली हुई टीन में डुबोकर अथवा विद्युत लेपन करके टीन की परत चढ़ाई जाती है। अर्थात दोस्त टीन का उपयोग मिश्र धातु में काफ़ी किया जाता है जिनमें पीतल अर्थात तांबे के साथ तथा रांगा यानी शीशे के साथ सम्मिलित है। इसका उपयोग बियरिंग्स में एंटीमनी तथा तांबे के साथ उपयोग किया जाता है। किसका? टीन का। आइए आगे देखते हैं जिंक अर्थात जस्ता, जेडन, जिसका संकेत क्या है? जेडन यानी जिंक, जस्ता। कुछ लोग जस्ता बोलते हैं तो जेडन, जिंक बोलते हैं तो जेडन। ठीक है दोस्त, आइए आगे देखते हैं। इसका उपयोग अयस्कों में धातु को निष्कर्षित करने के लिए तथा मिश्र धातु बनाने के लिए किया जाता है। जस्ते की सबसे महत्वपूर्ण मिश्र धातु पीतल की है। जो जस्ते की सबसे महत्वपूर्ण मिश्र धातु है वो क्या है? पीतल की है, जो तांबे तथा जस्ते का मिश्रण है।
तांबे और जस्ते का जो मिश्रण है। आगे, जस्ता एक नीला सफेद धात्विक तत्व है। जस्ता लेपन में जस्ते का उपयोग लोहे तथा स्टील की वस्तुओं के लिए सुरक्षात्मक परत बनाने के लिए किया जाता है। जस्ता धातु का उपयोग शुष्क बैटरी की सेलों को बनाने के लिए भी किया जाता है, जहां यह एक इलेक्ट्रो की भांति अर्थात एक इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करता है। आगे है लेड यानी पीबी, जिसको हम बोलते हैं सीसा। लेड का संकेत पीबी, रासायनिक संकेत सीसा का पीबी यानी लेड। शीशे का सबसे अधिक उपयोग मिश्र धातुओं में किया जाता है। धातुओं को जोड़ वाले टांकों में मजबूती लाने के लिए शीशे को टीन तथा एंटीमनी के साथ मिलाकर टांका लगाया जाता है। मोटर गाड़ियों में उपयोग आने वाली लेड एसिड संचायक बैटरियों की प्लेटें शीशे से बनती है। शीशा मृदु होता है तथा इससे अधिक या आसानी से आकार दिया जा सकता है। यह संचार रोधी भी होता है। इन गुणों के कारण लंबे समय तक शीशे का उपयोग पानी के पाइपों तथा छतों पर परत के रूप में किया जाता है। ये अगला हेडिंग है मैग्नीशियम अर्थात Mg। चूर्ण के रूप में इसका उपयोग सनफोर्स तथा आतिशबाजी में किया जाता है। मैग्नीशियम एक संचारात्मक धातु है जो एल्युमिनियम से भी अधिक हल्की है। इसे सामान्यतः एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीज तथा जिर्कोनियम जैसी धातुओं के साथ मिश्र धातु के रूप में उपयोग किया जाता है, जो इसे अधिक कठोर तथा मजबूत बना देता है। हल्के होने के कारण मैग्नीशियम की मिश्र धातुओं का उपयोग वायुयानों के पुर्जे बनाने के लिए किया जाता है। जो हमारे वायुयान हैं, जो भी वायुयान है उसमें मैग्नीशियम का कार्य आवश्यक है दोस्त। आइए आगे बढ़ते हैं। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्यतः तापमान पर तरल होती है। इसका चांदी जैसा रंग तथा इसके बहने के तरीके के कारण इसे क्विक सिल्वर नाम दिया जाता है। क्विक सिल्वर। पारे का सबसे परिचित उपयोग थर्मामीटर तथा बैरोमीटर में होता है। वाष्प रूप में इसका उपयोग नीली, सफ़ेद, मरकरी लैंपों में सड़क पर रोशनी करने के लिए किया जाता है। जो सड़क के साइड में जो लगाया जाता है नीली सफ़ेद मरकरी के रूप में, जो नीली कलर में होती है, जब वही जो बैकलाइट या फ्रंट वाला जो लाइट जब जलता है तो वही नीली वाली जो होती है एकदम चमकदार दिखाई देता है। आगे, अधिकांश धातुएं पारे में घोलकर अम्लगम बनाती है। दंत रोग चिकित्सक पारे चांदी के अम्लगों का उपयोग दांतों को भरने के लिए करते हैं। अगला हेडिंग उत्कृष्ट धातुएं। आइए इसके बारे में देखते हैं।
अगला हेडिंग है, ध्यान से देखें, कैरेट। कैरेट के बारे में देखेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे। कैरेट के बाद से अगला हेडिंग सिल्वर अर्थात चांदी। इसके बारे में देखेंगे और पढ़ेंगे कि सिल्वर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है दोस्त। सिल्वर के बाद प्लेटिनम। प्लेटिनम का उपयोग, प्लेटिनम का यूज हम कहाँ करते हैं, किस कार्यों में आता है प्लेटिनम। तो आइए इसके बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, नोट्स भी बना सकते हैं। प्लेटिनम का ही है इसमें ही, दूसरा के बाद से तीसरा नंबर इसी में है, प्लेटिनम से इस। उसके बाद से है अधातुएं। आइए इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और सुनेंगे, समझेंगे। अधातुएं हेडिंग है। उसके बाद से आइए ऑक्सीजन अर्थात ऑक्सीजन ओ, जिसका संकेत क्या है ओ, इसके बारे में देखेंगे। ऑक्सीजन का उपयोग उसके बाद से हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। हाइड्रोजन के बाद है कार्बन। कार्बन का संकेत सी। उसके बाद से सिल्वर। सिल्वर का भी उपयोग है कि सिल्वर का उपयोग हम कहाँ करते हैं, कार्बन का उपयोग कहाँ करते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ करते हैं। कार्बन ये रहा आपका कार्बन। उसके बाद से नीचे है सिलिकॉन, SI, जिसको बोलते हैं सिलिकॉन, संकेत है SI। आइए इसके बारे में देखते हैं और पढ़ते हैं। उसके बाद से हैलोजन। ये सिलिकॉन का ऊपर है। उसके बाद से हैलोजन। हैलोजन का उपयोग, हैलोजन के बारे में। उसके बाद से नाइट्रोजन यानी अर्थात N, नाइट्रोजन का संकेत N, इसके बारे में। उसके बाद से सल्फर अर्थात S। सल्फर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे, समझेंगे, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है सल्फर का। उसके बाद से सामान्य मिश्र धातुएं। सामान्य मिश्र धातुएं। सामान्य मिश्र धातुएं का उपयोग। उसके बाद से है
मिश्र धातुओं में उपयोग है, थोड़ा सा और है। उसके बाद से स्टील। स्टील का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है इसका उपयोग स्टील का। स्टील के बाद पीतल, कांसा, इन सब का उपयोग है। इसके बारे में देखेंगे और पढ़ेंगे और जानेंगे और समझेंगे, सुनेंगे, नोट्स भी बना सकते हैं। आपके लिए सबसे मोस्ट है जर्मन सिल्वर, एलेनको इत्यादि। तो दोस्त, थैंक्स फॉर वॉचिंग।